अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 23 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एग्जाम ओरिएंटेड सभी करंट अफेयर आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 23 अगस्त के करंट अफेयर का। 23 अगस्त को पहली बार नेशनल स्पेस डे मनाया गया। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जब चंद्रयान 3 मिशन हमारा चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था 23 अगस्त को, तब भारत की जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की थी। कब? लास्ट ईयर। और अब पहली बार 2024 में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में एड्रेस किया गया। थीम की बात करते हैं तो टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा 2024 में पहले नेशनल स्पेस डे की थीम है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। कारण भी पता चल गया कि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। पहला ईयर है इसे मनाए जाने का, और थीम भी यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो थीम क्लियर हो गई, डे क्लियर हो गया। 23 अगस्त 2024 को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वो साउथ पोल पर उतरा था चंद्रमा के, और चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला, उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। यहां पर हमको कैजुअली चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, चंद्रमा के सरफेस पर सफल लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, मिशन की तारीख थी 14 जुलाई 2023 जब इसे लॉन्च किया गया। देखिए, काफी बार होता है स्टूडेंट लैंडिंग की डेट को याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमसे लॉन्चिंग की डेट भी पूछी जाती है। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट क्या है? 14 जुलाई 2023। इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में, यहां से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से? यह भी एक क्वेश्चन है। GSLV मार्क 3 या MK3, इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 3 उपकरण यहां पर इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 में। एक है लैंडर, लैंडर को नाम दिया गया था विक्रम, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ठीक है, जो उतरा था। रोवर, जिसे नाम दिया गया प्रज्ञान, चंद्रमा की सतह पर चलना और वहां से डेटा इकट्ठा करना, धूल या कोई भी अदर अगर वहां पर एलिमेंट मिलता है तो उसको इकट्ठा करना, यह रोवर का काम था। एक है ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा के ऑर्बिटर में घूमेगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा और डेटा भेजेगा, कलेक्ट करेगा और इस धरती पर भेजेगा इसरो को वापस से। तो इस तरीके से 3 हमें उपकरण देखने को मिलते हैं चंद्रयान 3 में। ठीक है ना। जब ये लैंड कर गया था तो इसके लैंडिंग पॉइंट को इंडियन गवर्नमेंट ने शिव शक्ति नाम दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट है जहां पर हमने लैंड करवाया था चंद्रयान 3 को। तो इसी की उपलब्धि, यह उपलब्धि हो गई थी 23 अगस्त 2023 को। इसकी उपलब्धि के डे के रूप में 23 अगस्त को हर साल अब किस रूप में एड्रेस किया जाता है? नेशनल स्पेस डे। यही हमारा क्वेश्चन था कि नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया गया। आगे आइए, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया या किसे चुना गया? तो सीएट टायर हर साल यह अवार्ड घोषित करता है क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान देने वाले, अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स को। तो यहां पर सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की गई है 2024 के लिए। तो यह घोषित किए गए हैं रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण अवार्ड है ये, हर साल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। सीएट टायर ग्रुप इसे प्रायोजित करता है, स्पॉन्सर्ड करता है, स्पॉन्सर है। तो इस साल ये 26वें सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड है, जिसमें क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? रोहित शर्मा को। अदर अवार्ड की भी हम यहां पर बात करेंगे।
एक तो समझ में आ गया, मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन, रोहित शर्मा। सेकेंड, टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर, मतलब बैट्समैन की यहां पर बात की गई है, यशस्वी जायसवाल इंडियन है। टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर आर अश्विन। वनडे बैटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। वनडे बॉलर ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी। T20 बैटर ऑफ द ईयर ये है फिल सॉल्ट, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ठीक है। फिर T20 बैटर ऑफ द ईयर, सॉरी बॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो टिम साउथी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ठीक है। T20 लीडरशिप अवार्ड की बात करते हैं तो यह अवार्ड दिया गया श्रेयस अय्यर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ को। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जय शाह को दिया गया। C8 डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर साई किशोर। C8 विमेंस इंडियन बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। और विमेंस इंडियन बॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो दीप्ति शर्मा। तो ये C8 के मेन अवार्ड है जो कि यहां पर मैंने आपको बताए हैं। याद रखिएगा 2-4 अवार्ड जो ऊपर के हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो रोहित शर्मा, वो पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए देखिए ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी कवर करवाई गई है। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इस कोर्स में देखने को मिलती है। स्टडी मटेरियल आपको आपके कोर्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है। जो भी टॉपिक यहां पर डिस्कस करवाए जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी आपके कोर्स में। साथ ही साथ हर टॉपिक का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो आप आराम से इसे स्टडी कर सकते हैं। बायलिंगुअल है तो आपको किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी नॉमिनल चार्जेस से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्योग्राफी इंडियन प्लस वर्ल्ड। कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे आइए, इसके बाद इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसे ICRA के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। इसने बताया कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% तक रह सकती है। कितनी? 6.8% तक, ठीक है। ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 8.2% थी। 2023-24 में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.2% थी, लेकिन अब 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% तक रहेगी, जो कि पहले के मुकाबले कम रहेगी, ठीक है। इसी के साथ इसने ये भी बताया, वैसे आपको जीडीपी ग्रोथ ही याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भारत में बढ़ावा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जीडीपी ग्रोथ पहले से हमें कम देखने को मिलेगी। ये कहा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने। इस संस्था की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जो कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों, कंपनियों और देशों की क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। अलग अलग देशों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग प्रदान करने का काम करती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, ठीक है ना। वित्तीय उपकरणों का विश्लेषण करती है, कंपनियों को रेटिंग देती है, अलग अलग देशों को रेटिंग देती है। इसकी स्थापना की गई थी 1991 में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है ना। आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आगे आइए, सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 की बात करते हैं तो इसमें मेंस सिंगल का खिताब जीता है हाल ही में जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर, ठीक है। जेनिक सिनर किस देश के? यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये, या फिर इसकी बात करते हैं कि सिनसिनाटी ओपन क्या है। तो पहली चीज तो ये कि भैया एक टेनिस टूर्नामेंट है, अमेरिका के सिनसिनाटी में आयोजित किया जाता है।
इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंसिनाटी ओपन। 1899 में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब बहुत ही पुराना टेनिस टूर्नामेंट में इसे गिना जाता है। ग्रैंड स्लैम से अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट है। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन 2024 का जो खिताब है जेनिक सिनर ने अपने नाम किया, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो को हराया। और मेन सिंगल का खिताब सिंसिनाटी ओपन में किसने जीता? जेनिक सिनर, इटली के प्लेयर। इसके अलावा विमेन सिंगल की हम यहां पर बात करते हैं तो सिंसिनाटी ओपन में विमेन सिंगल का टाइटल जीता है बेलारूस की आरेना सवालेका ने, काफी सुर्खियों में रहती। इन्होंने अमेरिका की जैसिका पेगुला को हराया और सिंसिनाटी ओपन में विमेन सिंगल का खिताब जीता। तो सिंसिनाटी ओपन मेन सिंगल जेनिक सिनर इटली के, और विमेन सिंगल बेलारूस की आरेना सवालेका। बुक गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, इस बुक का विमोचन हाल ही में किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है जानते हैं? बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इन्होंने हाल ही में पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, यहां पर गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार इस बुक का विमोचन किया। इसे लिखने वाले लोगों की बात करें तो अशोक चौधरी और संभावी चौधरी, है ना, दो लोग हैं, एक अशोक चौधरी और एक है संभावी चौधरी। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। विमोचन किसने किया? क्योंकि बिहार के राज्यपाल ने किया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। अब आपको नाम से समझ में आएगा कि बुक किस पर बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है नीतीश कुमार की लाइफ पर बेस्ड बुक है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने कैसे विकास किया है, नीतीश कुमार का बिहार के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस बारे में इस बुक में बताया गया है। तो संभावी चौधरी और अशोक चौधरी, इन्होंने मिलकर इस बुक को लिखा, जिसका हाल ही में विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। बुक का नाम क्या है? गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, है ना। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तोलसेंग चाडा मारक का निधन हो गया? देखिए नाम से आपको समझ में आएगा भैया कि पूर्वोत्तर का कोई राज्य ही है ना। तो तोलसेंग चाडा मारक, इनकी बात करें तो ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं भारत के मेघालय राज्य के। कहां के? मेघालय। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का मेघालय, है ना। यहां के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं तोलसेंग चाडा मारक, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से संबंधित थे। 19 फेब 1993 से लेकर 10 मार्च 1998 तक ये मेघालय में सीएम के पद पर रहे हैं, लगभग 5 साल। हाल ही में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मेघालय के छठे सीएम बने थे, छठे सीएम 1993 से 1998 तक। कौन है? तोलसेंग चाडा मारक। 83 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ड्रिप्स पोर्टल लॉन्च किया गया? पहले तो ड्रिप्स का फुल फॉर्म देखो क्या है। डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, है ना। तो पावर सेक्टर के क्षेत्र में एक पोर्टल है जिसे नाम दिया गया है शॉर्ट में ड्रिप्स, डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। इसे हाल ही में लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर है मनोहर लाल खट्टर, सेंट्रल पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। इन्होंने हाल ही में, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, ड्रिप्स पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए उद्देश्य क्या है पोर्टल को लॉन्च करने का। तो ड्रिप्स अगर परियोजना की बात करें ना, तो भाई पावर सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे सुरक्षित रखना और मजबूत बनाना। इस पोर्टल के माध्यम से कैसे होगा? तो ड्रिप्स पोर्टल पर ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि भैया जो पावर सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर हाउस और जो भी है अदर, उनको कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए ताकि कोई भी बाढ़ आए, भूकंप आए तो उनको क्षति ना हो। और इसके अलावा
वहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से ऐसे कामगारों को जो कि इस सेक्टर में काम करते हैं। तो ये ड्रिप्स पोर्टल है, ठीक है ना। पावर सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको सेव करना, उनको सेफ रखना प्राकृतिक आपदाओं से ड्रिप्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ड्रिप्स पोर्टल को। इसके अलावा एक और पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है जिसे कहा जाता है, भैया प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप, थर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल, ये भी एक पावर सेक्टर के लिए काम करने वाला प्रोजेक्ट है भैया। थर्मल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हाइड्रो पावर डीपीआर प्लेटफॉर्म, इसे भी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया। तीनों की बात करें तो इसका सीधा सा उद्देश्य भैया पावर सेक्टर को सिक्योर करना। तो तीनों ही स्कीम्स या पोर्टल अगर हम बोलें तो पावर सेक्टर के क्षेत्र में हाल ही में इनोग्रेट की गई है। तीसरे की बात करें हाइड्रो पावर डीपीआर प्लेटफॉर्म, तो इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी निर्माणाधीन जल विद्युत पंप भंडारण प्रोजेक्ट है उनकी स्थिति की निगरानी करना है। तो यह तीसरा प्रोजेक्ट हो जाता है पावर सेक्टर के क्षेत्र में। चर्चा में रही गोमती नदी, जिसे गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में बहती? तो एक चीज तो यह है कि भैया गोमती नदी के नाम से बहुत सारे राज्यों में नदियां हैं। एक हमें राजस्थान में भी गोमती नदी देखने को मिलती है ना, और काफी राज्यों में यूपी में भी देखने को मिलती है गोमती नदी। तो इस तरीके से एक गोमती नदी या गुमती नदी ये हमें देखने को मिलती है भारत के त्रिपुरा राज्य में। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। अब आप बोलोगे सर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसे पढ़ना पड़े? तो इसका एक डैम आपको याद रखना चाहिए, इसका नाम है डंबू डैम। अब क्लियर हो जाएगा, अब और इजी हो जाएगा। डंबुर डैम गोमती नदी पर स्थित है, ये किस राज्य में? तो अब जिस गोमती नदी के डंबू डैम की बात हो रही है ये हमें देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। आपके दिमाग में आएगा सर सुर्खियों में क्यों है डंबूर डैम, यहां पर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बांग्लादेश ने हम पे एक एलिगेशन लगाया कि भैया हमारे यहां पर डंबू डैम जो कि त्रिपुरा राज्य में गोमती नदी पर स्थित है, गुमती नदी भी बोलते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस पर जो डंबूर डैम है इससे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जिसके कारण बांग्लादेश के कुछ इलाके जो कि त्रिपुरा से लगे हुए हैं उनमें बाढ़ आ गई है। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भैया ये चीज क्लियर की है कि त्रिपुरा के डंबू डैम से हमने कोई पानी नहीं छोड़ा है ना, यहां पर हमने कोई भी गेट नहीं खोले। इस क्षेत्र में बारिश ही इतनी हुई है कि भैया इस नदी के बहाव के कारण आपको बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। अब इतनी बारिश हुई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य कारण यही था कि भैया भारत बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ समय में काफी भारी बारिश हुई, तो उसके कारण बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आई है जो कि इस नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं और त्रिपुरा से लगे हुए। इसीलिए डंबू डैम अभी सुर्खियों में आ गया था एस जयशंकर के कमेंट के बाद, जो कि भारत के विदेश मंत्री। देखिए गोमती नदी की यहां पर कैजुअली बात करते हैं तो हम त्रिपुरा राज्य में बहती है भारत में और बांग्लादेश के चटगांव तक बहने वाली नदी है। त्रिपुरा के दुमुर नाम के क्षेत्र से निकलती है और बांग्लादेश में मेघना नदी में जाकर ये मिल जाती है। ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो गोमती नदी पर जो डैम है वो याद रखिएगा डंबुर डैम। क्लियर? अब यहां पर क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा त्रिपुरा राज्य को यहां पर समझ लेते हैं। देखिए त्रिपुरा राज्य पूर्ण राज्य बनता है भारत में 21 जनवरी 1972 में। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी अगर हम भारत के राज्यों से सीमा देखें तो एक तो असम से टच होता है और एक मिजोरम से टच होता है त्रिपुरा, और 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्ला और कोक बरोक यहां पर 2 लैंग्वेजें मुख्य रूप से बोली जाती है यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। कैपिटल है अगरतला। कुल क्षेत्रफल देखने जाते हैं, एरिया देखने जाते हैं तो 10,491 वर्ग किलोमीटर ऑलमोस्ट एरिया देखने को मिलता है त्रिपुरा के, ठीक है। विधानमंडल एक सदनीय, केवल एक ही सदन है विधानसभा।
विधानसभा सीटें हैं 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीटें हैं यहां पर 2। त्रिपुरा में राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री है माणिक साहा वर्तमान में त्रिपुरा के। ओके, जनजाति रियांग, चकमा, मोग, लुशाई, हलाम, चेमल, गारो, लेप्चा, इसमें से गारो पूछी जा सकती है, लेप्चा पूछी जा सकती है, तो ये त्रिपुरा की जनजाति। खर्ची पूजा यहां का एक विशेष उत्सव है त्रिपुरा राज्य का, पूछा जाता है। और केर पूजा महोत्सव खर्ची पूजा के 2 सप्ताह के बाद मनाया जाता है, केर पूजा महोत्सव। और गरिया पूजा भी यहां की स्थानीय जनजाति में काफी प्रचलित है, फसल महोत्सव के रूप में। तो ये प्रमुख उत्सव है त्रिपुरा राज्य के। डन। इसके बाद चलेंगे आगे। 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो ऐसे कॉन्क्लेव जानते हैं कहां आयोजित किए जाते हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली में नॉर्मली ऐसे कॉन्क्लेव आयोजित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर बी। 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का हाल ही में आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में आयोजित 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया है हाल ही में। आंसर मिल जाता है नई दिल्ली, है ना। अब कॉन्क्लेव क्या है? तो नाम से भाई इतना तो समझ लेंगे हम कि इंडिया और अफ्रीका के बिजनेस की यहां पर बात होने वाली है। 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, जितने भी बिजनेस पर्पस से व्यापारिक गतिविधियां है उनको बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य। दोनों देशों के काफी सारे सीनियर मिनिस्टर यहां पर पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। इसके अलावा कब से कब तक भाई? 20 से लेकर 22 अगस्त तक, ठीक है ना। सीनियर मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, काफी पॉलिसी मेकर्स आए थे, बिजनेस लीडर्स ने इसमें भाग लिया है। थीम की बात करें तो क्रिएटिंग वन फ्यूचर 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव की मुख्य थीम है ना। तो आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। देखिए CII की यहां पर बात करते हैं हम कि भाई एक्चुअल में ये क्या है, तो कोफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है CII को। तो CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव भारत के विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसकी अभी हमने बात की, कोफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की एक संयुक्त पहल है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है। अफ्रीका और इंडिया के उद्योगों का आपस में तालमेल बढ़ाया जा सके, दोनों देशों के मध्य में ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। और अब इसका 19वां कॉन्क्लेव आयोजित किया गया नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। लास्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजन किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग जो कि मुख्य रूप से पूर्वी जो ईस्टर्न जोन है, इसका आयोजन किया गया है बिहार के पटना में। कहां आयोजित किया गया? बिहार के पटना में। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग खेलो इंडिया के तहत आयोजित की गई भारत के बिहार राज्य के पटना में, ठीक है ना। पूर्वी क्षेत्र के ईस्टर्न जोन का ये एक लीग है जिसका आयोजन बिहार के पटना में 20 से लेकर 24 अगस्त तक किया गया। पटना के पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो पाटलिपुत्र, ठीक है ना, वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों के 500 से ज्यादा फीमेल प्लेयर पार्टिसिपेट कर रही है। 500 से ज्यादा फीमेल प्लेयर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग ईस्टर्न एरिया या पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसका आयोजन खेलो इंडिया गेम्स के तहत ही किया गया है। योगासन को बढ़ावा देना इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बिहार के पटना में, ईस्टर्न जोन, ठीक है। ओके, तो यहां पर 23 अगस्त के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया।
एक एक फैक्ट को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको एक एक फैक्ट समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यूज ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है? तो आपको पता था सभी को मिली, कल डिस्कस किया था हमने। इसके बाद बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो बांग्लादेश के स्थान पर यह आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात। आज सर्दी हो रही है तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का शेफडी मिशन कौन? तो यह है सत्य प्रकाश सागवान। हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया, इनका संबंध किस सेना से था? तो आर्मी से। हाल ही में इनका निधन हो गया। किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया भैया अमेरिका में। अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? कितने? 9। चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस साल जीआई टैग दिया गया? कब दिया गया था? 2016 में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने, आंसर बी। आगे 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्ति की गई है पार्वथा नेनी हरीश की। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने पढ़े थे, डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। पहले आंसर ले लेते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब, दोनों का ही खिताब चाइना ने अपने नाम किया है मलेशिया को हराकर, है ना। तो दोनों का ही खिताब 2024 में चाइना ने जीता है, चीन ने। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता था मोहन बागान की टीम ने। ठीक है, मोहन बागान की टीम ने ड्यूरेंट कप 2023 का खिताब जीता था, 132वां संस्करण। आंसर मिल गए, इजी थे। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? और ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।